हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत ने आज एक मरतबा फिर ओपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने की पेशकश की, लेकिन आज इस पेशरफ्त में फ़र्क यह था कि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ओपोजिशन को इस अहम मामले पर बातचीत की दावत दी और यहां तक कहा कि अगर ओपोजिशन की कोई तजावीज़ हैं तो वो सुनी जाएंगी। 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। हमने पूरी रिफॉर्म्स दिए 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। ये जिद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो एक सहाफ़ी की हैसियत से अगर मैं उनकी आज की तकरीर देखूं तो शायद बड़े अरसे बाद इमरान खान की ये जो तकरीर है ये कहा जा सकता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी। इससे पहले वो जो भी कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, NRO मांगे जा रहे हैं, तो वो बतौर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो वो तकारीर ठीक होती थी। लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर जो पाकिस्तान के अहम मसाइल हैं, जो खारजा पॉलिसी है, जो नेशनल इंटरेस्ट के बाकी मामलात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिस पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, बड़ी खुली बिल्कुल ओपन एक ऑफर दी है ओपोजिशन जमातों को और बिलावल भुट्टो ने उसकी इनकी तजवीज़ का एक मज़बूत जवाब भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, क्या करेगी? नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, जो खान साहब ने तकरीर की, आज का जो माहौल था इसी तरह होना चाहिए, लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ऑफर थी, बड़ी ओपन ऑफर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कि आए हम बिल्कुल बैठते हैं, ही विल रीच आउट टू द ओपोजिशन पार्टीज, टू पीपल्स पार्टी, टू नून लीग, और बैठ के ये बात करते हैं। आप तैयार हैं? बिलावल भुट्टो तो तैयार हैं। नहीं, देखिए, हमने तो हमेशा से यही कहा है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कोई एक नहीं कर सकती। अगर हुकूमत एकतरफा तौर पे करेगी तो इलेक्शन को होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने उसके बरक्स पहले 2018 में जो कमेटी बनी उसको गैर फाल कर दिया, फिर इसके बाद एक ऑर्डिनेंस एकतरफा तौर पे जारी कर दिया, और फिर इस लेजिस्लेशन को भी इसके बावजूद कि हमारी 45 अमेंडमेंट्स लगी हुई थी, बजाय ये कि कौमी असेंबली में उस पर बहस करते, उन्होंने बुलडोज करके पास करा दिया। और जब हमने एहतजाज किया तो स्पीकर ने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई कि जो नजरसानी करेगी और जायजा लेगी कि क्या इस लेजिस्लेशन को हम दोबारा असर नौ जायजा ले सकते हैं। तो अगले दिन ही हुकूमत के मुशीर ने, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि ये तो अब डन डील है, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो हुकूमत के ऐलानात एक जगह है लेकिन उसका जो अमल है वो दूसरी तरफ है, और हम समझते हैं कि जो इस वक्त बड़ा मसला है वो हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि अगर वो वाकई संजीदा है तो जो आईनी इदारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, हम सब उसके पास चलते हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऑल पार्टीज कंसल्टेशन करे और एक नेशनल कंसेंसस वज़ा करे। जिन चीजों के ऊपर इत्तफाक राय होगा उन्हें हम पार्लियामेंट से ला के मंजूर कर लेंगे। चूंकि हुकूमत की अपनी नीयत जो है उस पर बहुत शुबा है कि इसने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश की है, वोटर्स लिस्ट को गैर आईनी तौर पे वजारत दाखिला के मतहत करने की कोशिश की है, और इसी तरह दीगर उसमें तब्दीलियां हल्के बंदी की बुनियाद आबादी से खत्म की है, तो ये बहुत शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को वो बुलडोज करना चाहते हैं, तो इसलिए अगर हुकूमत कोई संजीदा कोशिश करना चाहती है तो उसको एक थर्ड पार्टी के पास जाना चाहिए, और वो इलेक्शन कमीशन है
कि उसके पास हम सब जा सकते हैं, चूंकि इसका आईनी मैंडेट है। देखिए एहसन साहब, आपने बड़ी तफसील से जो जवाब दिया, एतराजात आपको भी थे, एतराजात पीपल्स पार्टी को भी हैं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि हमने पहले भी बात की है, हम आइंदा भी बात के लिए जवाब करेंगे। उन्होंने मस्बत जवाब दिया वजीर आजम साहब को। अब जब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, पहली दफा उन्होंने इस तरह की तकरीर की है, आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शकूक शुबात अपनी जगह, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि जी अच्छी तजवीज़ है, हम भी इंगेज करेंगे ओपोजिशन से, हुकूमत से। इस पे तो कोई आदिल दो राय नहीं है कि इस निज़ाम को, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के निज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई भी संजीदा कोशिश होगी तो अपोजिशन उसका ज़रूर साथ देगी। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम पर इतने वार हो चुके हैं, हम इतनी दफ़ा आजमाए जा चुके हैं कि अब हमें फ्रैंकली कोई ज्यादा एतमाद नहीं है कि फ्यूटाइल एक्सरसाइजें हम कर ही जाएंगे मुल्क के मफाद के अंदर। लेकिन ये हुकूमत का जो तर्ज अमल है मुसलसल 3 साल से, ये साबित करता है कि ये किसी वक्ती दबाव में या इन्हें कोई कहता है उसके ऊपर ये अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो ये वहां से भाग जाते हैं, उसको स्पिन देते हैं, ऑपोजिशन को कोई इल्जाम दे देंगे कि ये तो अपने लिए एनआरओ मांग रहे थे। तो इस किस्म का हमें मुसलसल तर्ज अमल का सामना है। इसके बावजूद हैविंग सेड दिस, अगर कोई संजीदा कोशिश होगी तो अपोजिशन जरूर उसका हिस्सा बनेगी। चले एहसन इकबाल साहब, ये तो खबर दे दी आपने कि हिस्सा बनने के लिए आप तैयार हैं। अच्छा, आज आपने एक स्टेटमेंट दी बिलावल भुट्टो के बारे में कि जी उनके उम्र के हिसाब से तो ये बयानात ठीक हैं, लेकिन बतौर पार्टी चेयरमैन उनको तदब्बुर से काम लेना चाहिए। अब बड़े कम ऐसे मौके आए हैं कि आपके बयानात से ऐसी चीज़ें झलक रही हों। अब पीपल्स पार्टी हो, आप हो, अहम जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, अगर इन पेटी चीज़ों में आप लोग फंस जाएं तो कैसे वे फॉरवर्ड क्या होगा मुत्तहिदा ओपोजिशन के लिए? ये अफसोसनाक बात है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके एक नहायत करीबी अजीज, जो उनके कजन भी थे और उनके ब्रदर इन लॉ भी थे, उनकी डेथ की वजह से शहबाज शरीफ साहब को रास्ते से वापस इस्लामाबाद आते हुए लाहौर मुड़ना पड़ा। और ये सबके इल्म में है कि तारिक शफी साहब उनके नहायत ही करीबी अजीज थे, उनकी वफात की वजह से वो लाहौर रुके। और उसको एक तनकीद करना और उस बिना पे शहबाज शरीफ साहब को कहना कि ये क्यों गैर हाजिर थे और उनके ऊपर हमले करना, मैं समझता हूँ। इसी हवाले से एक साफी ने जब मुझसे सवाल किया तो उसके जवाब में मैंने कहा कि ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऐसी ताज़ियत या फौतीदगी के ऊपर हम सियासत नहीं करते। ये एक इमेच्योर स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन वो चूंकि एक पार्टी के सरबराह भी हैं तो उनसे ज्यादा तदब्बर और फरासत की तवक्को रखी जाती है। चले एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, ये तो पोजीशन की बात हुई। अब गवर्नमेंट से पूछेंगे कि हर तरफ ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है 2-3 दिनों से लोड शेडिंग, और कुछ लोगों से भी हमने बात की है, 10-10, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और टेक्निकल मामलात में ज्यादा नहीं जाएंगे। ताबिश गौर साहब जो कि मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई है, उनसे पूछेंगे कि कब तक बिजली हमारे घरों में वापस आ जाएगी और उसकी वजह क्या है। क्योंकि इस वक्त जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि एंग्रो का एक जो LNG टर्मिनल है उसकी ड्राई डॉकिंग उसे कहते हैं, उसकी सफाई होनी थी आम अल्फाज में अगर मैं बात करूं। तो क्या उसके लिए पहले से गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि इसकी वजह से काम रुक जाएगा और लोड शेडिंग आ जाएगी? क्यों, किसकी कोताही है? ये तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताबिश गौर साहब से, हमारे साथ। जो आराम देगा उसको याद करेंगे। अभी तक कोई आसानी पैदा नहीं हुई है। ये 2-3 दिन से जो है ना उन्होंने लोड शेडिंग की इंतहा की हुई है। पिछली हुकूमतें कह रही थी कि हमने बिजली का मसला हल कर दिया है, बिजली आ गई है, अब किधर गई है बिजली? बिजली जाती है जी, कोई पता ही नहीं लगता कब आती है, 2-3 घंटे में बाद में आती है। और इतनी घबराहट होती है, कहते हैं घबराना नहीं है, कैसे ना घबराएं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। ये वो मौसम होता है जिसमें गैस की लोड शेडिंग का तस्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन
आजकल जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि पहली बार मौसम गर्मा में ये लोड शेडिंग का सामना है और इस बुरान के नतीजे में बिजली की लोड शेडिंग के बड़े शदीद बुरान ने जन्म लिया और पोर्ट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक लोड मैनेजमेंट के नाम पर शहरी और देही इलाकों में हर घंटे बाद बिजली बंद हो रही है। बुध को पाकिस्तान में ट्विटर पर लोड शेडिंग का जो है वो टॉप ट्रेंड रहा। अब अगर टेक्निकल डिटेल्स में घुसा जाए तो हुकूमत का वर्जन है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपना एक वर्जन है। लेकिन इस बुरान को जन्म देने वाला बड़ा बुरान जो है वो 6 जुलाई तक हल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ बुनियादी सवालात हैं, हमने जो अवाम से बात की वो आपके सामने हमने रखा कि ये लोड शेडिंग आखिर पैदा क्यों हुई और ये ख़त्म क्यों होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्रीज़ भी परेशान है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी गिले शिकवे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की जानिब जो गैस है वो भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, उसकी भी। तो ताबिश गौहर साहब जो कि मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोल, मुआवन ख़ुसूसी बराए तवानाई हैं, उन्होंने आज हमें वक्त दिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ताबिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला बड़ा सवाल कि इसमें तो बाद में जाएंगे कि ये लोड शेडिंग हो रही क्यों है, ये लोड शेडिंग कब तक जारी रहेगी? हमें ये बताया गया है कि जी शायद 2-3 दिनों में मामला हल हो जाएगा, लेकिन ओवर टू यू सर कि हमारे पास एटलीस्ट एक ऑन द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट आ जाए मिनिस्टर साहब की, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर साहब की, कि कब तक ये लोड शेडिंग वाला मामला, खुसूसन जो डोमेस्टिक लोड शेडिंग है, जो घरेलू लोग जिससे मुतासर हो रहे हैं, वो कब तक ख़त्म हो जाएगी? शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये हालिया जो परेशानी आई है उससे पहले तकरीबन 73% जो पाकिस्तान में फीडर्स हैं उसमें कोई लोड शेडिंग नहीं होती और 27% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पे रहने वाले अक्सर सारिफीन या तो बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बिल वक्त अदा नहीं कर रहे। ये जो 2-4 रोज़ से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह तो अब शायद सबको पता है कि LNG का एक टर्मिनल है जिससे 600 MMCFD हम रोज़ाना LNG दरामद करते हैं, वो मुरम्मत के लिए कल से गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मुतबादिल जहाज़ है जो आ चुका है और आज लग चुका है वो कल से उसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा बतदरीज 2-4 रोज़ में मुकम्मल सतह पर पहुंच जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ में मामूल पे हालात आने का कभी इम्कान है। लेकिन एक जो बहुत अहम बात है आदिल, वो बताना ज़रूरी कि इस दफ़ा हम लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि तरबेला और मंगला में पानी का जो इंदराज और अखराज है उसमें शदीद कमी आएगी, यानी कि 4000 मेगावाट सिस्टम से निकल जाना ये हमारे तसव्वुरात में यकीनन नहीं था। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मौसमियाती तब्दीली शायद एक वजह है, लेकिन इर्शा जो सूबों की मुशावरत और इजाज़त के साथ ही पानी का इंदराज और अखराज का हक़ रखता है, उस पर हमारा ज़ाहिर कंट्रोल नहीं है। और उनका ये कहना है कि पानी में जो इजाफा है जो कि तवक्को की जाती है मौसम गर्मा में, उसमें चंद दिन और लगेंगे, इसीलिए हमने तेल से बिजली बनानी हमारी मजबूरी बन गई है। अगले माह 3 लाख टन तेल का ऑर्डर किया गया है जो कि हमारे तवक्को के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा ये ताबिश साहब अब थोड़ा सा आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ। ये जो आपने LNG टर्मिनल का कहा, ऐसे ड्राई डॉकिंग भी कहते हैं, क्या एंग्रो का स्पेशली जो है, क्या ये स्केड्यूल नहीं था? क्या गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि जी ये जून की इस डेट में आके इसकी सफाई करनी है, जो भी करनी है? मैं आम व्यूवर्स को समझाने की कोशिश हूँ, तो हम कम से कम उससे पहले थोड़ी सी तैयारी तो कर लेते। अब तो ये जो इंडस्ट्री को भी उससे नुकसान पहुंचेगा लोड शेडिंग से, आम आवाम इस गर्मी में जो सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी तो किस पर डालनी होगी ना? आदिल, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिछले साल जो कोविड आया उससे काफ़ी मामलात उल्टे पुल्टे हो गए। एक जो वजह ये थी कि जो ये जहाज़ एंग्रो का है वो पिछले 6 साल से चल रहा है, तकरीबन 94-95% की थ्रूपुट थी। पिछले साल उसको ड्राई डॉकिंग के लिए जाना था, लेकिन कोविड के वजह से वो जा नहीं पाया।
इस साल हमारी भरपूर कोशिश थी कि इसको उसमें मज़ीद मौखर कर दिया जाए और गर्मी के मौसम के बाद ही इसकी मुरम्मत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। इस हवाले से कोई मेरे ख्याल में पिछले 1-1.5 साल से ख़त किताबत का सिलसिला जारी है। कुछ 70 के करीब खतूत का तबादला ख्याल हो चुका है, लेकिन आखिर में 1 अप्रैल 2021 को जब हमें हतमी तौर पे लेटर आया एंग्रो की तरफ से कि उनका जो शिप का मालिक है एक्सेलरेट, जो कि एक अमरीकी कंपनी है और एक उसके साथ कतरी कंपनी है, उनकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उन्होंने फाइनल नोटिस दे दिया कि 30 जून 2021 के बाद ये जहाज़ चल नहीं सकता, ये FSRU चल नहीं सकता। तो ये पिछले 3 महीने में ये इसमें काफ़ी हड़बोंग रही और आखिर में ये फिर मुतबादिल जहाज़, जो कि बड़ा जहाज़ है और नया जहाज़ है, वो आ चुका है। एक और बात आदिल मुझे कहनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि कुनार पुसाकी गैस फील्ड जो कि मुरम्मत में चली गई पिछले 4 या 5 दिन कबल, 170 MMCFD गैस निकल गई सिस्टम से, उसकी क्या वजह थी? देखिए अगेन कोविड में की वजह से पिछले साल पाकिस्तान में तकरीबन 40 या 50 गैस फील्ड्स हैं। हर साल इनकी मुरम्मत होनी होती है, लेकिन पिछले साल नहीं हो पाई। तो इस साल हमारे पास 7 या 8 महीने हैं जिसमें 40 या 50 गैस फील्ड्स की हमने मुरम्मत करनी है, जो कि लाजमी है। सर्दी के मौसम में यकीनन नहीं कर सकते, तो हमने एक आध जो बड़ी गैस फील्ड्स थी उनको तो मौखर कर दिया, जिसमें कादरपुर शामिल है, KPK में गैस फील्ड शामिल है, लेकिन कुनार पुसाकी जो सिंध की गैस है उसको हम नहीं मौखर कर पाए उसकी मुरम्मत। लेकिन वो भी गैस फील्ड कल से वापस आना शुरू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 रोज़ में वो गैस भी मुकम्मल अपनी भरपूर सलाहियत पे सतह पे आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 5-6 रोज़ में ताबिश साहब, आपने तो हमें उम्मीद है कि आप जैसे एक्सपर्ट अगर बैठे हुए हैं और मामलात को हैंडल कर रहे हैं तो बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि ड्राई डॉकिंग की एंग्रो का जो LNG टर्मिनल, उसकी जो भी वजह थी हमारे सर पे वो आ गया, उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। क्योंकि देखिए अब अवाम तो ज़्यादा लोगों को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, लेकिन अब अगर हम फर्नेस ऑयल पे मजबूरन हमें जाना पड़ेगा, महंगी बिजली बनानी पड़ेगी, तो कम से कम इसको अवॉइड किया जा सकता था बेहतर डिसीजंस करके थोड़ा सा पहले। जी आदिल, देखिए मेरी राती राय में इस वक्त हमारा जो गैस का इंतज़ाम है बिल्कुल एज पे है, क्योंकि गैस की तलब बहुत ज़्यादा है और पैदावार और जो दरामद कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं। अगर हमारे पास गैस की स्टोरेज के ज़खायर होते तो ये मामला नहीं आता है जो हम आज हालात का जो हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारे पास 8 या 10 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होती तो किसी को पता भी नहीं चलता। और ये बहुत बड़ा पॉलिसी का फुकदान रहा है कि हमने 2 लाइसेंसेस दिए टर्मिनल्स को, रोज़ाना $5 लाख हम कौमी ख़जाने से उनको अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको पाबंद नहीं किया कि स्टोरेज भी बनाएं। ये वही है जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हम जब लाइसेंस देते हैं, ओगरा देता है तो पाबंद करता है कि कम से कम 20 दिन के आप स्टोरेज भी बनाएं पेट्रोल की और डीजल के। अब हमने ये फैसला किया है कि GIDC के पैसे से सरकार खुद LNG के स्टोरेज बनाना शुरू कर देगी और इसी के साथ साथ जो दूसरी गैस पाइपलाइन है कराची से लाहौर तक, जो कि एक और बॉटलनेक बनता है हमारे लिए बिलखसूस सर्दी के मौसम में, उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है। जैसे कि हम रशा का इंतज़ार करें, हमें अपनी सुई कंपनीज को ही ये ठेका दे देना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द ये काम शुरू कर दें, ये और स्टोरेज। ठीक है। अच्छा, ये ताबिश साहब जाते हुए मुख्तसरन अगर बताइएगा, आपने खुद ही ज़ेर अताब और खौफ का जिक्र कर दिया। आपने जो नैब के बारे में कल मामलात चलाने खौफ की बात की थी, नैब ने कतर डील और CPEC मंसूबों का भी नोटिस लिया। नैब ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है कि जी ये हकायक के मुनाफी है, आपका बयान मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, और हम जो है नैब ऑर्डिनेंस की शिक 31A के तहत मज़कूरा बयान का जायज़ा भी लेंगे। तो आपके बयानात का जायज़ा लेना शुरू हो चुके हैं वो ऑलरेडी? जी यकीनन लिए। और जहाँ तक मैं कल जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें क्योंकि सवाल किया गया था उसका मैंने बराह रास्त जवाब दिया, क्योंकि मुझे और कोई तरीका आता नहीं जवाब देने का।
लेकिन देखिए, जो बुनियादी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर नैब का खौफ नहीं तो FIA का खौफ, FIA का खौफ नहीं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का खौफ, अगर उनका खौफ नहीं तो डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी का खौफ, उनका खौफ नहीं तो मीडिया का खौफ, मीडिया का खौफ नहीं तो किसी और चीज़ का खौफ। उसी खौफ में कलम मुंजमद हो गए हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो मुश्किल फैसले हैं जिसमें कौम का भला है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग कम करनी है तो हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हमारा वज़ीर आज़म हमेशा ये कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ही है कि आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने होंगे। तो कौम का जहाँ मफाद है वहाँ पे मैं हमेशा खुल के बात करूँगा, चाहे उसमें मेरी ज़ाती कोई नुकसान हो या ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ और जो भी है वो हक़ाइक़ पे मबनी बात है। ठीक, ताबिश गौहर साहब, थैंक यू सो मच। साज़ीन, आपने सुना लोड शेडिंग के मामलात पर मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौहर ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में अजीब सियासी अदम इस्तेकाम जारी है। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सफा रहा है। मखलूत हुकूमत में बैठे लोगों की आपस में नहीं बन पा रही। जाम कमाल साहब वज़ीर आला हैं, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुदूस बुज़ंजो, दोनों एक दूसरे के सामने अब तक हमें खड़े नजर आए। वज़ीर आला साहब को शिकायत थी कि स्पीकर साहब की कारकर्दगी ठीक नहीं, जबकि स्पीकर साहब को शिकवा था कि हुकूमती अरकान ऐवान की कारकर्दगी में संजीदा नहीं। गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर और वहाँ के सूबाई सदर वज़ीर तालीम भी थे, वो यार मोहम्मद रिन, उन्होंने जाम कमाल साहब से इख्तिलाफात के बाद इस्तीफ़ा दिया। और दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो अपोजिशन जमातें बजट के मामले पर हुकूमत से नाराज़ हैं और असम्बली के बाहर एहतजाज करने पर, मुकदमात बनाने पर गुज़श्ता 10 दिनों से अपोजिशन अरकान जो हैं वो कोयटा के एक थाने में धरना दिए बैठे हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को FIR वापस लेने की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अपोजिशन अरकान के बकौल जब तक FIR के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता वो थाने में ही मौजूद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन के खिलाफ कानून के तहत FIR दर्ज हुई थी, जो कानून के मुताबिक ही वापस हो सकती है। बजट की अगर बात करें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने का एक बयान बड़ा चला वीडियो, उन्होंने शिकवा किया कि जी बजट इस्लाह से पहले बलूचिस्तान का बजट जो है वो खुद काबीना तक ने नहीं देखा था, तो वो अपोजिशन को क्या दिखाते। अब यहाँ सवाल ये कि अगर बलूचिस्तान काबीना ने बजट नहीं देखा था तो बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट बनाया किसने, और इन्हीं तमाम सवालात के हमें दे सकते हैं खुद जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे, लेकिन मामलात लॉ एंड ऑर्डर के तो वैसे ही हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं, बलूचिस्तान की ख़राब रहती है। आपका एक क्लिप हमने देखा, ये मैंने जब वो पूरा क्लिप सुना मुझे तो समझ आ गई, फिर आपने एक वीडियो क्लैरिफिकेशन की जारी की तो मुझे बिल्कुल पता लग गया उसका कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आज तक वो सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि जी आप ऐसे वज़ीर आला हैं जो बजट ऊपर से बन के आता है, आपको खुद भी पता नहीं होता कि ये बजट बलूचिस्तान का कौन बना रहा है। ओवर टू यू जाम साहब। जी बहुत बहुत थैंक यू। आपकी बात जब अगर डेफिनेटली उस क्लिप को अगर आप उसी तनाजुर से देखेंगे, जब असेंबली से जैसे मैं बाहर निकला उस दिन आपको पता है बड़ी हंगामा आई हुई, तो फॉरेन प्रेस वाले थे, उन्होंने कहा जी एक सवाल है कि अपोजिशन कह रही है कि जो बजट बना ये अवाम दुश्मन बजट है, नालायक बजट है और उसमें कुछ है नहीं, बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने उनको एक चीज जो समझाना चाहा वो मैंने ये कहा कि जी 18 तारीख को बजट हमारा प्लेस होता है, कैबिनेट के टेबल होता है, और वहीं से जब हम इसको अप्रूव करके असेंबली में लाते हैं तो ये बड़ी अनोखी बात होगी कि अपोजिशन वालों ने 18 तारीख से पहले ही बजट कहीं देख लिया, पढ़ लिया। ठीक। और जो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप जरूर, मैंने वीडियोस भी ट्विटर पे शेयर की हैं कि तकरीबन 22 फरवरी से लेके, बल्कि उससे भी पहले फरवरी से लेके तकरीबन जून तक जितनी भी निशस्तें बजट के हवाले से, बल्कि मैं दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स हर डिपार्टमेंट की अलग करता था, बस शमूलियत उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के, एडवाइजर के, और कई दफा पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी मौजूद होते थे, और हम डेलिब्रेशन करते करते ये 4 महीने हमने गुजारे। यूनिवर्सिटीज,
प्री बजट जितना भी मैकेनिज्म फाइनेंस का है वो हमने शेयर किया, बल्कि मैं स्पेस पे भी गया था ट्विटर पे, और पूरा बजट जो आने वाला है उसके मेन फीचर्स मैंने बताए। कहने का मेरा मकसद उस दिन ये था कि हर डिपार्टमेंट अपना इनफरादी तौर पे बजट बनाता है और वो बजट प्रपोज्ड होता है कि जी हमारी ये ख्वाहिश है कि इस बजट में ये चीजें आनी चाहिए, नॉन डेवलपमेंट, सैलरी, कंटीजेंसी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बजट के दिन कानूनी तौर पे ये सिर्फ जो तरीकेकार है वो फाइनेंस के पास है कि फाइनेंस बिल की सूरत में उसको टेबल जब कैबिनेट में किया जाता है तो फिर वो मंजूर होता है। तो उस दिन उस कंसोलिडेटेड किताब की मालूमात सारे महकमों की, सारे प्रपोजल्स की और एक स्ट्रैटेजी के तहत एक जो बुकलेट है उसकी सूरत में वो सिर्फ फाइनेंस के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। और जब तक काबीना अगर उसको अप्रूव ना करे और चीफ मिनिस्टर तकरीबन हर डिमांड्स को इंडिविजुअली साइन ना करे, उस किताब की फिर भी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जी आप इसको उस तनाजुर में ना समझें, इस तनाजुर में समझें कि सबने प्रपोजल्स दी, प्रपोज्ड हैं, फाइनेंस ने इकट्ठी की और उसी दिन लाके टेबल की, और उस दिन से पहले इस कंसोलिडेटेड फॉर्म में जहाँ एक डिपार्टमेंट को पूरे बलूचिस्तान की मालूमात हो या पूरे सूबे को उसकी मालूमात हो। अच्छा जान साहब, ये तो आपने तफसीली जवाब दे दिया, अपनी वीडियो को क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन जो बलूचिस्तान असेंबली के रूल ऑफ प्रोसीजर की बात की जाए, सेक्शन 150 की, हुकूमत को बजट से पहले बहस करवानी होती है। ओपोजिशन ये कह रही है आपने कुछ नहीं करवाया, ना कोई डिस्कशन हुई और रूल्स ही फॉलो नहीं किए आपने। साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे प्रोविंशियल असेंबली का पिछले 3 महीने का अगर रिकॉर्ड निकाल लें, जितनी रिक्विजिशंस नॉर्मल सेशंस के अलावा ऑपोजिशन ने बुलाई हैं, मेरा ख्याल कभी जिंदगी में किसी गवर्नमेंट ने बुलाई होंगी। और उन्होंने कभी कभी ये रिक्विजिशंस खुद डेवलपमेंट, पीएसडीपी, बजट, इन बल्कि इस हड़ताल से भी 3 दिन पहले उन्होंने खुद एक असेंबली बुलाई थी और उसमें बड़ी डिलिब्रेशन उन्होंने की, बड़ी इस पे तफसीली बात की और सारी चीजें की। सेकेंडली जिस बात पे आपने थोड़ा सा रोशनी फेंका कि जाम कमाल को वहां बिल्कुल उनके पास, देखें जाम जी, आपको जो पुलिस स्टेशन में लोग बैठे हुए हैं उनके पास जाना चाहिए, भी जा चुके हैं। पिछले बजट में जब इन्होंने हड़ताल की थी तो ये हमारे सूबाई असेंबली के गार्डन में जाके बैठ गए थे। ठीक, मैं इनके पास खुद गया, फिर ये मेरे घर के बाहर आके बैठ गए। मैंने इनको अपने घर में अंदर बुलाया, इनके साथ हमने बात की और सारी चीजें बड़े अच्छे अंदाज में आगे ले गए। उस दिन का मेरे से सिर्फ इनसे मैंने ये इनसे जो नाइत्तेफाक मैंने किया है और मेरा जो एतराज जो सबसे बड़ा आज के दिन तक भी है कि वो हमला देखें चीफ मिनिस्टर के घर पे नहीं हुआ, चीफ सेक्रेटरी के नहीं हुआ, किसी मिनिस्टर के घर पे नहीं हुआ। प्रोविंशियल असेंबली जिसको सबसे बड़ा वो खुद कहते हैं कि जी यहाँ बहस होनी चाहिए थी, यहाँ पे सारी कानून साजी होती है, उसी घर को उन्होंने हमला किया, उसी को तोड़ फोड़ किया। अब वो एक बात कहते हैं कि नहीं जी हम पे हमला हुआ है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 4 दिन इस 18 तारीख से 3 दिन पहले की सना बलोच, अख्तर हुसैन साहब, उनकी पार्टियों का ऐलानिया है और वीडियो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि सारे बलूचिस्तान से हमारे लोग आ जाएं। हमने और ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, हम असेंबली का घेराव करेंगे, सारी चीजें बंद करेंगे और हुकूमत को अंदर नहीं आने देंगे। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हुकूमत क्या करे, हमें अगर बिल टेबल नहीं करने दिया जा रहा, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और उन्होंने चेनी लगाई हुई हैं, ताले लगाए हुए हैं, खुद उनके सामने खड़े हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते, हम अंदर हैं। जितना वो एक एमपी हैं उतना हम भी एक एमपी हैं। तो मजबूरी तौर पे हमें आप यकीन करें कि पता नहीं कहां से जालियों से कूद के हम भी अंदर आए हैं। तो हमने उनको कहा कि आपने ये जो बेहुरमती की है अपने हाउस की है, आप इसकी माजरत कर ले। जाम कमाल माजरत नहीं मांग रहा, जाम कमाल सिर्फ ये कह रहा है कि आप असेंबली से माजरत मांग लें कि हमारे वर्करों से जो गलती हुई है, हमसे जो गलती हुई है, जिस तरह भी हुई है, ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, मेरा जहां कसूर होगा, इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ है, मैं कसूरवार होऊंगा, उन्होंने मुझ पे केस भी किया है, मेरे पे प्रूव होता है, मैं उनसे माजरत 1 दफा नहीं 10 दफा जाके भी करूंगा। लेकिन जहां उनसे गलती हुई कम से कम उनको भी नदामत होनी चाहिए और इस बात पे ये नहीं बोलना चाहिए। जाम साहब देखें, आप बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मसला ये है ना कि ओपोजिशन एमपीएज एक थाने में वहाँ पे 10 दिनों से बैठे हुए हैं। अब ऐवान को बेहतर तरीके से चलाने में ज़्यादा किरदार हुकूमत का होता है, आप वहाँ हुकूमत के सरबराह हैं,
ये FIR'ें आप वापस ले लें, उनके पास अपने वफ्द भेज दें कि जी ये मामलात आएँ और ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने चाहिए, या कि ना कि थाना कचहरी में। देखिए, हमारे डेलीगेशन 6 दफा जा चुके हैं, उनके साथ बैठ चुके हैं। पहले उन्होंने कहा नहीं जी, या तो हमें अंदर करें या हमें बाहर करें। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि कहाँ अंदर करें कहाँ बाहर करें। उन्होंने कहा जी आपने जो FIR कटवाई हैं हमें थानों के अंदर बंद कर दें। मैंने कहा जी FIR इसलिए नहीं कटी कि आपको थानों में बंद करना है, बल्कि एक वाकया हुआ, उसके अगेंस्ट एक रपट बनी है। हमने जी, मैं कल के तारीख तक बताता हूँ कि कल हुकूमत ने सारे MPs के खिलाफ FIR वापस ली है, और वापस लेने के बाद हमने वो कॉपियां इन तक भिजवा दी हैं और इनको बताया भी है कि जी आपकी FIR, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी डिमांड भी यही थी कि हमारा नाम FIR में नहीं होना चाहिए। अब जब कल से हमने वापस ले लिया, ये आज भी वहां बैठे हुए हैं और उसी जिद पे बैठे हुए कि नहीं जी आप हमारी जो तो आपने ले ली है, लेकिन जिन जिन नामालूम लोगों के हवाले से भी FIR कटी हुई है उनको भी आप वापस लें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें जी, उस दिन शवाहिद के साथ शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, बेहुरमती हुए, लोग फलां के अंदर आए हैं, उनका तो आपसे गर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है आपके पास प्रिविलेज है, आपका घर है, पार्लियामेंट आपका घर है, लेकिन ना हर आदमी का तो ये हक नहीं बनता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस के तोड़फोड़ कर ले, बगैर इजाजत घुस जाए, इलीगल काम करे और कानून उसके ऊपर कोई काम ना करे। ये तो आप अपने घर की खुद बेइज्जती कर रहे हैं। तो कल के दिन तक जी हमने FIR वापस ली, गवर्नमेंट ने विड्रॉ की है। और मैं एक और बताता चलूं, उन्होंने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन दी है सेशन जज में, मेरे खिलाफ जाती जाम कमाल के खिलाफ। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी अगर वो FIR वापस लेंगे ना तब आपका, यानी कि वो अपना केस वापस ले ले तब आप वापस लीजिएगा। मैंने ये शर्त मुस्तरद की, मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, मेरा केस भले हो वो वापस लेते या नहीं लेते, मैं अपना केस लड़ूंगा, लेकिन हम इनके खिलाफ जो FIR है, क्योंकि हमें स्पीकर ने भी एक रूलिंग दी है ऑन द हाउस के जी ये केस जो FIRs हैं इनको वापस लिया जाए। गवर्नमेंट ने वापस ली, एक अच्छा जेस्चर दिया है। मेरा ख्याल इनको भी अभी एक अच्छा जेस्चर देना चाहिए कि अभी वापस आए, असेंबली का हिस्सा बने और वहां जाके डिबेट करें, बात करें। रोडों और थानों पे बैठ के ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है। अच्छा जाम साहब, ये बताइएगा कि सरदार यार मोहम्मद रिंद तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सरबराह हैं, वजीर तालीम आपके थे, वो रिज़ाइन कर गए और वो ये कह रहे हैं कि जी आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे। इवन उनकी मिनिस्ट्रीज में ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक वो करते थे और आप वहाँ से वो कैंसिल करवा देते थे। दूसरा ये है कि जी अदम एतमाद एक दफ़ा फिर तैयारी है आपके खिलाफ लाई जा रही है। शुडंट यू बी कंसर्न? आपको जी याद होगा जब इलेक्शंस के बाद हम आए थे, यार मोहम्मद रिंद साहब है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। मैं उनकी नाराजगी को दिल पे नहीं लेता, क्योंकि वो हमसे 10 दफा नाराज हो चुके हैं, फिर हमारे साथ दोस्ती भी करते हैं। उनके अंदर मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वो बहुत लॉन्ग टर्म दिल में कोई बात नहीं रखते। जब मेरा ऐलान हुआ था कि जी गवर्नमेंट ऑफ PTI की हुकूमत जो है, PTI के अराकीन जो है वो BAP के साथ कोलेशन में और जाम कमाल को नामजद करते हैं। आपको याद होगा बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो नाराज होकर चले गए और इस दफा कई दफा नाराज हुए हैं। तो लेकिन मैंने उनकी नाराजगी कभी दिल में रखी नहीं। दूसरी बात, कभी मैंने उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में खुद मुझसे जिन जिन चीज़ों की बात की कि जी मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ, हमने उनको 2 डिपार्टमेंट दिए, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा जी मैं क्वालिफाइड और अच्छे सेक्रेटरीज लेना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से दोनों सेक्रेटरीज ले गए। उनकी डिपार्टमेंट में आज तक, हालांकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, कभी कोई हमने मुदाखलत नहीं की है, कभी उनके कोई जुरिस्डिक्शन को मैंने मना नहीं किया है। और जब आज तक भी उनके सेक्रेटरीज बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इशू कहाँ रेज हुआ है? देखिए, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनका ताल्लुक नसीराबाद डिवीजन से है, BAP के बहुत सारे लोग वहां से हैं और बाकी जमातों के भी हैं। अब क्या, जब पैटी लेवल पे जब आप हेड मास्टर्स का, टीचरों के तबादले और ये चीजें करना शुरू करते हैं, तो पार्टीज के अंदर से भी रिजेंटमेंट निकलती है कि जी हमारे हलकों के अंदर ये अननेसेसरी ट्रांसफर पोस्टिंग्स क्यों हो रही हैं, जिनका मैंने 1-2 दफा उनके सेक्रेटरी को भी मैसेज कन्वे किया कि जी इस लेवल पे चीजों को ना ले जाएं कि लोग इतनी रंजिशें पैदा कर लें। जहां तक नाराजगी है, देखें जब मैं CM बना था ठीक 3 महीने बाद यही बात आई कि जी अदम एतमाद है, लोग ये चीफ मिनिस्टर साहब से खुश नहीं है। तो मैंने उस दफा भी कहा था 3 साल पहले, मैंने कहा जी अभी तो 3 महीने नहीं हुए। मैं देखिए, कुछ लोग हमेशा मुझसे नाराज रहेंगे, वो 5 साल के बाद भी नाराज रहेंगे, तो शायद मेरे ख्याल 10 साल तक भी नाराज रहेंगे। उनको खुश करना, हर आदमी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनना चाहता है। कुछ उनमें से
तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए जी ये मेरा कसूर नहीं है, और अगर आपकी ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है तो हर आदमी अगर सीएम बलूचिस्तान बनना चाहता है और इसलिए मुझसे नाराज है तो उसका हल तो मेरे पास नहीं है। सारी चीजों में मैंने आपको फैसिलिटेट किया है और साथ लेके चला है, लेकिन आपकी नाराजगी सिर्फ इसलिए कि कहीं एक टर्मोइल बनता है और कोई चांस बनता है चीफ मिनिस्टर को बदलने का, तो कुछ लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। वो बस अल्लाह उनकी ख्वाहिशात को बस जिस तरह तो जाम साहब, इसका मतलब ये कि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर हैं, आप उनको अब मनाने की कोशिश नहीं करेंगे? खत्म? आपके चैनल से भी कह रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आज भी बड़े मोहतरम है, मेरे वालिद साहब के कोलीग रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने असेंबली ऑन द हाउस पे बड़ी ऐसी बातें की कि जाम साहब मुझे कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ FIR कटेगी। मैंने उन चीजों को, आज भी आप यकीन करें मेरे दिल में कोई बात नहीं है और मैं अभी भी नहीं चाहूंगा कि वो इस्तीफा दें और हमसे अलग हों। लेकिन बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं नहीं, देखिए कभी किसी को नहीं है कि आप गवर्नमेंट आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जाम कमाल किसी पे हाथ ना रख सके। तो मैं आज के प्रोग्राम से भी आपको कहूंगा जी, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा हिस्सा सियासी है, हमारे कोalition का हिस्सा है। दो वो बार बार मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी चीजों को दिल में नहीं रखता। अभी भी मैं चाहूंगा कि वो वापस आके हिस्सा बने काबीना का और अपना काम करे, अपनी चले जान साहब, अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो आपको शायद इसी प्रोग्राम से फिर जवाब भी दे देंगे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखेंगे और उनसे पूछेंगे, जो साबिक सेनेटर हैं, पुख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा थे उस्मान काकड़ साहब, उनकी वफात पर जो जुडिशल कमीशन है वो मामला कहाँ पहुँचा, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाम साहब, उस्मान काकड़ की वफात पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बलूचिस्तान की आपने लिखा, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वापस आपको ये जवाब दिया कि जी जो 2 जज आपने नॉमिनेट किए हैं वो इख्तियार तो कोर्ट के पास है। अब पहले तो ये बताइएगा कि किस स्टेज पर है वो मामला, और दूसरा ये कि इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी करवाने की वजह क्या थी? मैं हालिया में जब मरूम की डेथ के बाद उनके लवाहिकीन, उनकी पार्टी, उनके लोगों से बातें भी हुई, फिर मैं फातिहा पे भी गया था कंट्रोल करने। वहाँ उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात की कि जी हमें ये खदशात हैं कि ये जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन ये हमारे खदशात हैं और हम चाहते हैं कि हमारे खदशात आप दूर करें, और इन खदशात को दूर करने के लिए आप जो भी तरीक़ेकार बनाएं, जुडिशल कमीशन का बनाएं, ताकि हम इन सारी तहकीकात के बाद हम मुतमईन हो सकें कि हम जिस चीज़ पे सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ठीक है या गलत है। तो मैं जैसे वापस आया तो मैंने उस हवाले से हमारे एडवोकेट जनरल हैं, लॉ डिपार्टमेंट है, हमने सबने मशवरा किया और अंडर द आर्टिकल वो जो जो 1969 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का अपना जो जुडिशरी का एक है, इंक्वायरी ऑफ जुडिशल के हवाले से है, उसकी कॉम्पोजिशन में है कि गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है, सजेस्ट भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको डायरेक्ट हमारे जजेस के नाम नहीं देने चाहिए थे, वो नाम भले हम दे देते, लेकिन हमने गुड फेथ में 2 ऐसे जजेस के नाम दिए, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर हमें वापस लिखा कि नहीं जी ये नाम हम रिकमेंड करेंगे। हमने उसमें भी रजामंदी हासिल की, हमने कहा जी बिल्कुल, हमने उनको लेटर लिखा, हमने कहा जी आप बिल्कुल नॉमिनेट कर लें, क्योंकि नोटिफाई गवर्नमेंट ही करेगी जुडिशल कमीशन। तो उन्होंने आज की तारीख में वो 2 नाम फिर से कन्वे कर लिए, जिनमें से एक नाम वही है जिसको हमने भी प्रपोज किया था, और एक नाम उन्होंने जिन जज का था उनका हटा के फिर एक और लांगो साहब का नाम है वो डाल दिया। हमें शुरू से कोई एतराज नहीं, आज भी कोई एतराज नहीं है। देखिए हम तो चाहते हैं मुनसिफाना अंदाज में। अच्छा जाम साहब, अचक ज़ई साहब ने अपनी तकरीर में कहा उनके पास कोई सबूत है, जब भी बॉडी कोई बनेगी हम उनको देंगे। क्या आपसे उन्होंने कोई सबूत वगैरह शेयर किए कि क्यों उनको ये लग रहा है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी उस्मान काकड़ की? देखिए महमूद खान अचक ज़ई साहब ने एक स्पीच में जब मरहूम की तदफीन हो गई उसके बाद उनके पास जितने भी लोग जा रहे थे वहाँ
एक सिलसिला, बहुत सारे लोग अपने ख्यालात का वहाँ उन्होंने बात की कि जी मेरे पास बहुत सारे शवाहिद या ऐसा प्रूफ है जो कि मैं किसी एक फोरम को दूंगा। तो मैं उस दिन भी जब गया था तो उनके बेटे मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मशर हैं, जो हमारी पार्टी के हेड हैं, उनके पास वो शवाहिद, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और यकीनी तौर पे हमने भी यही कहा कि जी जब जुडिशल कमीशन बनेगी, लामाला उस जुडिशल कमीशन की तरफ जो लवाकिन है और जो इससे जो फील करते हैं कि जी वो ग्रीफ्ड पार्टी है और कुछ चीज़ें सही नहीं है, वो डेफिनेटली जुडिशल कमीशन उनको भी बुलाएगी। क्योंकि मेरे पास प्रोड्यूस करना या मुझे उन चीज़ों से उन्होंने बताया भी नहीं है, वो मेरे ख्याल सिर्फ उसी जुडिशल कमीशन को अपने ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे और किसी फॉर्म में देंगे ताकि उस कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।